हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को शपथ ली। हरियाणा राजभवन में शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जहां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने बंडारू दत्तात्रेय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरियाणा प्रदेश को बंडारू दत्तात्रेय के रूप में नया राज्यपाल मिला है। दरअसल हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वहीं पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने बंडारू दत्तात्रेय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं बंडारू दत्तात्रेय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक हरियाणा के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा और मैं हरियाणा की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। इसी कड़ी में हरियाणा आर्म्ड पुलिस की स्पेशल टुकड़ी ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आपको बता दें कि बंडारू दत्तात्रेय केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री और 4 बार सांसद रह चुके हैं। बंडारू दत्तात्रेय का जन्म 12 जून 1947 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीएससी की डिग्री हासिल की। वो पहली बार 1991 में 10वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद साल 1998 में वो सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीते और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बने। साल 1999 में लोकसभा का चुनाव जीता और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बने। साल 2002 से 2003 तक वो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे और साल 2003 से 2004 तक उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री और गरीबी उन्मूलन का कार्यभार संभाला। बंडारू दत्तात्रेय ने साल 2014 में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार का कार्यभार भी संभाला। वहीं साल 2019 में वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए। बंडारू दत्तात्रेय के शपथ समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई नेता मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की पत्नी, उनके बच्चे और रिश्तेदार भी उपस्थित रहे। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना और कोरोना 19 को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज और कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की और बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत हुए रजिस्ट्रेशन समेत किसानों की तमाम योजनाओं पर चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल भी शामिल थे। इस बैठक में क्या चर्चा हुई है, इसके साथ ही प्रदेश में किसानों को लेकर सरकार ने क्या नीति और तैयार की, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ जयप्रकाश दलाल है। दलाल साहब, आज अभी एक बैठक जो है वो खत्म हुई है जिसमें आप मौजूद थे। मेरी फसल मेरी ब्यौरा जो है उस पर समीक्षा हुई है, क्या चर्चा की गई है सर? आज लगभग 2 घंटे से ज़्यादा वक्त सारे वरिष्ठ अधिकारी, जिलों के जो है जिलाधीश और हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं सीनियर, सब के साथ मिलकर मॉनिटरिंग हुई है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा को कितनी कार्रवाई हुई है। और इस बार हमारा लक्ष्य जो है कि हरियाणा की पूरी जो खेती बाड़ी की ज़मीन है उसकी मैपिंग करके हर एकड़ की सही गिरदावरी करके चेक करा के हम आंकड़े रखें। और ये होने से हमें फ़ायदा ये होगा कि किसानों के लिए जो नीतियाँ बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे, उसमें हमें सहायता मिलेगी। और इसके अलावा जो है मेरा पानी मेरी विरासत है। पिछले साल 1 लाख एकड़ धान कम करने की योजना थी, जो लगभग 96,000 एकड़ हमने प्राप्त की थी। इस बार हमारा लक्ष्य 2 लाख एकड़ का है। उसके बारे में भी जिला वाइज हमने डिप्टी कमिश्नर से पूछताछ की
उसको भी 80-90 हज़ार एकड़ तक तो पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ने की हमारी पूरी संभावनाएं है। और एक सीधी बिजाई जो करी है DSR विधि से धान की, पौध लगाने के बजाय बीज से बोया गया है, उससे भी 30% 25% पानी की बचत होती है। उसके लिए भी हम जो है सब्सिडी किसानों को देते हैं। वो भी लक्ष्य जो है हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ये है कि धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए मूंग की दालों की जो दलहन की खेती है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। 4,000 रुपये प्रति एकड़ जो बाजरे की बजाय मूंग बोएगा, मोठ बोएगा, उड़द बोएगा या अरहर बोएगा, तो उस दिशा में भी हमने सारा काम किया है। और किसानों को हम चाहते हैं कि जो अच्छी नई तकनीक से नई पानी बचा के फसलों का विविधीकरण करें, उस दिशा में हम प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए किसानों को हम थोड़ा थोड़ा इंसेंटिव भी देते हैं। और पानी बचाने के लिए भी हमारी कोशिश है कि ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, फव्वारा सिंचाई से किसान जो है योजनाएं हैं हमारी, जिसमें 80-90% तक की सब्सिडी है, उसका भी लाभ उठाएं, बागवानी की तरफ जाएं और सब्जियों की खेती करें। और फार्म गेट जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मछली पालन का हो, दूध का हो, उस तरफ भी किसानों को हम आकर्षित कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा का किसान, जो हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री का, किसान की आमदनी को दुगना करना है, उसको देश में सबसे पहले प्राप्त करें। दलाल साहब, जो आपने बताया कि जो बाजरे की जगह पर मूंग की खेती करें या फिर दलहन की खेती करें, उनको आप जो है वो प्रोत्साहन के तौर पर जो है वो उनको कुछ राशि जो है वो आपने देने का फैसला किया है। ये योजना जो है वो पूरे हरियाणा के लिए या फिर दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में ज़्यादातर इसकी बिजाई होती है बाजरे की, तो उनके लिए पूरे प्रदेश के लोग जहाँ इन फसलों को अपनाएंगे? योजना पूरे प्रदेश के लिए है, लेकिन ज़्यादा खेती बाजरे की दक्षिण हरियाणा में होती है, रेतीली ज़मीन में। और मूंग की खेती करने से 2 फायदे हैं। एक तो किसान की जो लागत जो है कम हो जाती है, उसकी मूंग की जड़ों में नाइट्रोजन होती है तो खाद लगती है। और अगर 4 क्विंटल मूंग हो जाए तो आजकल 7200 रुपये का MSP है, MSP पे हम खरीद भी करेंगे, 30,000 रुपये का मूंग हो जाता है। तो बाजरा से ज़्यादा लाभदायक है। और एक सबसे यह है कि राष्ट्र के हित में भी है कि दालों की हमारे देश में कमी है, दालों का इंपोर्ट ना करना पड़े, तो देश के अंदर ही उत्पादन हो। तो हमारी जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, इस तरह की हैं कि तिलहन की, दलहन का बढ़ावा करें। और गेहूं और चावल हमारे यहाँ पर्याप्त है, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और किसान भाई हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। किसान इस बात को समझ चुका है कि उनके हित के लिए ये नीतियाँ बनाई है, और हम इसलिए उनको सीधा पैसा देने की योजना हमने बनाई है। और सारे हरियाणा की ज़मीन की नाप तोल करके किस खेत में क्या फसल बो रखी है, क्या हमें ज़रूरत है, आने वाले सालों में नीतियाँ बनाने में सहयोगी हों, तो इसलिए एक इंच ज़मीन है जो है उसकी नाप तोल हम करेंगे, किस जगह किस एकड़ में क्या फसल बो रखी है। ये जो आप मैपिंग की बात कर रहे हैं कि मैपिंग करवाने के लिए आप विचार कर रहे हैं, तो इस मैपिंग का यही है कि पूरे प्रदेश में कौन सी जगह पर किस फसल की बिजाई है, क्या स्थिति है, फसल का खराबा क्या है, हर तरह से मदद मिलेगी। आने वाले सालों में हमेशा ही हर फसल पे हम पूरे हरियाणा की मैपिंग करवाया करेंगे कि जो 80 लाख 90 लाख एकड़ ज़मीन है, कि एक एकड़ के अंदर किस किसान ने क्या फसल बो रखी है, और उससे हमें क्या मंडी चलाने में सुविधा होगी, आगे किसी फसल को डाइवर्सिफाई करना है, किस में इंसेंटिव देना है, किस फसल की खरीद हमें ज़्यादा करनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं हम किसान को और दें। तो इसलिए हर बार हम ये काम करेंगे। और हमने सारे डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी लगा दी है, और उसके साथ जो अलग अलग विभागों के जूनियर अधिकारी हैं, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी हैं, चाहे वो नहर विभाग के पटवारी हैं, हमारे ADO हैं, हमारे मंडी के सुपरवाइज़र हैं, लगभग 6-7 हज़ार कर्मचारी। और इसकी वेरीफाई जो है सीनियर अधिकारी, नायब तहसीलदार, BDO और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी लगाई है। और उसकी अध्यक्षता में हर जिले का एक एकड़ की मैपिंग करके ये रिकॉर्ड मिलेगा। यह पहली बार हम करने जा रहे हैं। सर, 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान आवेदन कर सकते हैं। अपनी फसली जो बीमा करवाने की अवधि है वो 31 जुलाई तक है। क्या आपकी अपील किसानों से है और क्या कहेंगे इस मामले में?
देखिए, फसल बीमा योजना से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। हरियाणा में किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ये तारीख 31 जुलाई तक है। आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसल को एक तो ज़रूर चढ़वाएं। उसकी तारीख भी हमने 15 जुलाई के बजाय अब 31 जुलाई कर दी है। उससे क्या होगा कि सरकार की कोई भी नीति होगी, कोई भी इंसेंटिव होगा, वो आपको मिलेगा। दूसरा ये है कि जिसको बीमा करवाना है वो 31 जुलाई तक करवाए, ताकि फसल का जो जोखिम है, कोई नुकसान है, तो उसकी भरपाई जो कंपनियां बीमा करें और सरकार के माध्यम से हम उसको किसान को लाभ पहुंचाएं। तो दोनों काम 31 जुलाई तक आप करवा लें और अपनी सही फसल का ब्यौरा जो है पोर्टल पे चढ़वा दें। और इस ब्यौरा को हम सारे सरकारी अधिकारियों से नापतोल करवाएंगे और आने वाले वक्त में किसान के हित में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाने में हमें ये जो डाटा है, ये रिकॉर्ड है, ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। सर, अंतिम सवाल है मेरा, ये जो आपने किसान और किसानी को लेकर जो काम सरकार कर रही है उसकी बात की है, लेकिन एक जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को आप किस दिशा में देखते हैं? अब किस तरह का वो आंदोलन आपको नजर आता है? किसानों का ये कहना था कि जो किसान नेता थे कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन अब ये किस तरफ चला गया है? मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये आंदोलन विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है और लोगों ने इन लोगों को मैंडेट नहीं दिया। ये लोग राजनीति में पहले भी कदम उठा चुके हैं। अब ये किसान के कंधे पे बंदूक रख के कुर्सी हथियाना चाहते हैं। अभी पीछे चडोनी जी ने तो साफ ही कह दिया कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। यूपी में इलेक्शन, यूपी के जो हमारे नेता हैं वो भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये अलग अलग मंच हैं, किसान का नाम यूज करते हैं। विचारधारा में कोई कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई जो राष्ट्रीय पार्टी के बजाय जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे जुड़ा हुआ है। इनकी जो ध्येय जो है वो सत्ता प्राप्ति का है। किसान को तो ये जो है कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, किसान का भला नहीं चाहते। मैंडेट की बात की सर, मैंडेट यानी गुरनाम सिंह चडोनी और राकेश टिकैत जो चुनाव लड़े हैं पहले, वो चुनाव हारे, उसकी बात करें कि जनता ने इनको मानना होता नेता तो बना देती नेता। देखिए, राजनीतिक पार्टी बना के आए, किसान एक बहुत भावनात्मक शब्द है। किसान की मेहनत को, किसान की पसीने को सारा देश नमन करता है। उसका सहारा लेके राजनीति ना करें, या फिर ये बताएं कि इन लोगों ने किसान जो यूनियन के नाम से पिछले 10-20 साल में किसानों के हित में क्या किया है। किसानों का शोषण तो इन्होंने किया है, किसानों के हित में क्या काम है, उपलब्धियां क्या हैं, ये तो बताएं। वो कोई उपलब्धि नहीं बताते। डर दिखा के कि मंडी चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ज़मीन खत्म हो जाएगी, और ये सड़कों पर बैठ के ये जो कानून रिपेल करने की बात करते हैं, ये लोकतांत्रिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि आज कोई पुराना कानून नहीं लागू है, नए कानून पर स्टे है, और ये कानून वैसे भी ऑप्शनल है, आप मानना चाहें तो माने, ना पुराने कानून पर रखना चाहिए पुराने कानून पर रखें। तो आंदोलन का औचित्य किसी भी तरह से किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन इन्होंने एक एजेंडा रखा कि सही बात पब्लिक में कोई करने ना दो, इसलिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको घेरो, उनका पत्थरबाजी करो, उनकी गाड़ियों को तोड़ दो, उनके ऊपर आक्रमण करो, और एक तरफ से कहते हैं कि बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन है। ये बड़ा वेल डिजाइंड, वेल थॉट स्ट्रेटजी है इनकी। और इनकी कोशिश ये थी कि जैसे पुरानी सरकारों में हुआ है कि किसानों को गोली मारी गई थी, पिछली कितनी सरकारों में गोली मारी गई थी, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 7 महीने हो गए किसी किसान के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी किसान के ऊपर हाथ नहीं उठाना, और उसका ये जो समाज विरोधी तत्व हैं ये लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि इस आंदोलन से आप समझें कि कौन कौन नॉन समाज विरोधी तत्व हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको अलग करें। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने प्रदेश सरकार की जो किसान और किसानी को लेकर तमाम योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है। खासतौर पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर जो किसान है उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील जयप्रकाश दलाल ने की है, ताकि सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। इसके अलावा जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर जयप्रकाश दलाल का साफ कहना है कि वो पहले दिन से ही कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं और किसान का कंधा इस्तेमाल करके अपनी आगे की राजनीति करना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह,
जनता टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से संचालित करीब 1200 करोड़ की परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किए जाएं और साथ ही किसानों को सूक्ष्म सिंचाई से होने वाले फायदे के बारे में शिक्षित भी किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जल स्रोतों की उपलब्धता के मुताबिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचित किए जाने वाले भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही सीएम ने सिंचाई विभाग को लिफ्ट नहर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचित क्षेत्र की पहचान करने के निर्देश भी दिए हैं और कहा कि इस क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत लाने के लिए प्रयास तेज किए जाएं ताकि बचाए गए पानी का इस्तेमाल वर्षा सिंचित क्षेत्रों की सिंचाई के लिए किया जा सके। चंडीगढ़ में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विभाग के सभी अधिकारियों के साथ मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। ऐसे में उन्होंने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि वो मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में ऐसी संभावनाएं तलाशें जिनसे मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी लाभ मिल सके। राज्य में पारंपरिक फसलों की बजाय दूसरी फसलें लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में दूसरे राज्यों के सफल किसानों की तकनीक का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए। आज समीक्षा बैठक में जो नए कार्य मनरेगा के अंदर आए हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई और आने वाले दिनों में हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी ग्रेन स्टोरेज, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो केंद्र ने अभी नए जोड़े हैं मनरेगा के अंदर, उन कार्यों को साथ जोड़ते हुए हम ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 803 करोड़ को 1200 करोड़ रुपए तक ले जाने का प्रदेश के अंदर रूरल डेवलपमेंट विभाग कार्य करेगा, जिससे ग्रामीण अंचल में बैठे लोगों को मनरेगा का लाभ भी मिलेगा और खास तौर पर हॉर्टिकल्चर जैसी फार्मिंग में ड्रिप इरिगेशन हो, हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट ट्री प्लांटेशन हो, इन तमाम कार्यों को भी हम प्रॉपरली मॉनिटर कर पाएंगे। वहीं सूबे के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को लेकर भी बात की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से महंगाई को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ये सब चीजें की जा रही हैं। इसके साथ ही आंदोलन को लेकर भी निशाना साधा। चंडीगढ़ में हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ ग्रहण की है, जो हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं। ऐसे में बतौर गृह मंत्री उनका स्वागत करता हूं। आज हरियाणा के नए राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी ने शपथ ग्रहण कर ली है और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं। मैं बतौर गृह मंत्री उनका स्वागत करता हूं। वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन गैर वाजिब है, क्योंकि कोविड महामारी के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को आर्थिक पैकेज देकर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी लहर शुरू होने के बाद भी सरकार की तरफ से 1,25,000 करोड़ का पैकेज अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए दिया है और सरकार के प्रयास जारी हैं। देखिए, ये जो विश्व भर में कोरोना की बीमारी आई है, इसने अर्थव्यवस्था को सभी ओर प्रभावित किया है, लेकिन हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बार बार फाइनेंशियल इनपुट देकर इसको संभालने की कोशिश की है और अभी सेकेंड वेव के बाद भी 1,25,000 करोड़ रुपया इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए
दिया गया है और इसको संभाला जा रहा है। तो कांग्रेस तो विपक्ष में है, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन हमारी सरकार इससे बाहर निकलने के सारे उपाय कर रही है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को 1 हफ्ते के लिए निलंबित करने पर अनिल विज ने कहा है कि इन लोगों का किसानों से कोई वास्ता नहीं है और ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो किसानों के माध्यम से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं, उनका राजनीतिक मोटिव है। उनमें से चड़ूनी भी एक है। इसीलिए ये इस आंदोलन को किसी अंजाम तक पहुंचने नहीं देना चाहते। ये लोगों की भावनाएं भड़का के रखना चाहते हैं और इनका आपस में टकराव है। इसलिए उन्होंने चड़ूनी को 7 दिन के लिए अपने मंच से सस्पेंड किया है। विज ने कहा कि कई बार बातचीत का न्योता मिलने के बावजूद भी संयुक्त किसान मोर्चा बातचीत करने को तैयार नहीं है। साल 2012 में देश में अन्ना हजारे ने लोकपाल के लिए आंदोलन किया था, तब भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े थे, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते इस आंदोलन से जुड़े थे। कुछ लोग मुख्य मुद्दों से परे हटकर अरविंद केजरीवाल बन गए और ऐसे ही कुछ लोग किसान आंदोलन में हैं, जो केजरीवाल बनने की तमन्ना रखते हैं। बार बार केंद्रीय सरकार के बुलाने पर भी ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं। 2012 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था और बहुत सारे लोगों की जन भावनाएं उनके साथ जुड़ी थी, लेकिन कुछ लोग उसमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जुड़े हुए थे। उन्होंने अपना राजनीतिक मकसद भी हासिल किया, मुख्य मुद्दे को छोड़ दिया और वो केजरीवाल बन गए। उसी प्रकार से इस किसान आंदोलन में भी बहुत सारे किसानों के नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। सरकारी राशन वितरण प्रणाली में आने वाली धांधली की शिकायतों के निवारण के लिए हरियाणा सरकार ने एक अनूठी पहल की है। सरकार की ओर से गुरुग्राम के फरुखनगर में बैंक एटीएम की तर्ज पर एक ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई है, जिसके बाद अब सरकारी राशन डिपो के आगे अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को ना तो लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और ना ही राशन कम मिलने की शिकायतें अब आएंगी। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के फरुखनगर में देश का पहला ग्रेन एटीएम लगा दिया है। अन्न पूर्ति के नाम से देश में ही निर्मित देश का पहला ग्रेन एटीएम है, जिससे राशन डिपो पर जाकर कोई भी कार्ड धारक अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड की डिटेल दर्ज कर इस मशीन से राशन डिपो पर मिलने वाला राशन ले सकता है। जानकारी के मुताबिक इस एटीएम से 1 मिनट में 10 किलो तक अनाज निकाला जा सकेगा। ग्रेन एटीएम की सुविधा से अब राशन डिपो पर ना तो लंबी लाइनें लगेंगी और ना ही राशन कम मिलने की शिकायत रहेगी। साथ ही पूरा माप न मिलने की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, जिससे जनता के साथ साथ सरकार को भी फायदा होगा। ये ग्रेन फूड एटीएम है और ये जो हमारी पीओएस डिवाइस है उन्हीं के उसी से कनेक्ट है और उसी के साथ ही चलती है। जैसे कोई कार्ड धारक अपना राशन लेने आता है तो अपना कार्ड मशीन पे देगा और मशीन पे अपना अंगूठा लगाएगा, बायोमेट्रिक लगाएगा और उसके बाद वो जो उसका सामान है वो इसमें शो हो जाता है और शो होने के बाद क्वांटिटी इसमें हम उसके नीचे कट्टा लगा देते हैं और इसमें वो आ जाती है। हम डेमो के तौर पे अगर कहें तो आप दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल दिखाते हैं। जैसे हमारे पास अभी वेट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हम वेट इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम 5 kg डेमो के लिए देख सकते हैं। ये इसमें सेलेक्ट हो गई है, स्टार्ट कर देते हैं।
तो एक बार में कितना इसके अंदर गेहूँ आ सकता है इस टैंक में, और किस तरीके से यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको इसका फायदा होगा? इसमें 1 क्विंटल, इसमें 2 केबिन हैं, 1-1 क्विंटल के अलग अलग है। राइस के लिए बनाया गया है और एक वीट के लिए बनाया गया है, लेकिन फिलहाल अभी ये वीट के लिए काम कर रहा है और इसमें 1 क्विंटल गेहूँ डाला जाता है जो नीचे डिस्पेस होता है। फिलहाल इस ग्रेन एटीएम मशीन से गेहूं और चावल निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसमें 1-1 क्विंटल के 2 कंटेनर हैं, जिसमें समय समय पर गेहूं और चावल भरा जाता है। ग्रेन एटीएम के पायलट प्रोजेक्ट में जो भी कमियां पाई जाएंगी उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। इसमें 2 पोर्शन है, एक वीट के लिए और एक चावल के लिए। अभी 1-1 क्विंटल की कैपेसिटी है इनकी। फिलहाल वीट वाला ही चल रहा है और उसमें 1 क्विंटल वीट डलता है और उसी के अनुसार पीछे साइड में स्टेयर्स भी हैं, उससे डाला जाता है और उसी से वीट भी निकलता है। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट है। अभी 10-12 कार्ड इस मंथ में निकाले थे और वो अभी इसमें प्रोसेस में है, कुछ कमियां हैं या कुछ जैसे भी आगे कुछ स्लो प्रोसेस उसको फास्ट करेंगे और ये एक अच्छी शुरुआत है। जहाँ तक हमारा ख्याल है अच्छा रहेगा, ये राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी का काम करेगा। सरकारी राशन वितरण प्रणाली में आए दिन आने वाली शिकायतों के लिए हरियाणा सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है। जल्द ही इसे पूरे हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।